हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास 10th जियोग्राफी का फर्स्ट चैप्टर में पार्ट 3 पढ़ाने जा रही हूँ। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप जाके देख सकते हैं। मैंने बोला था पार्ट 3 में हम रिजर्व से पढ़ेंगे, तो चलो पढ़ते हैं। क्या दिया हुआ यहाँ पर? रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इनटू यूज़ विद द हेल्प ऑफ द एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देयर यूज़ हैज़ नॉट बीन स्टार्टेड। अब रिजर्व्स क्या होते हैं ये दिया हुआ यहाँ पर। रिजर्व्स एक सबसेट होता है स्टॉक का जो हम पुट करते हैं, अपने मतलब यूज़ करते हैं हम उसको किसके हेल्प से? विथ टेक्निकल मटेरियल्स, जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। टेक्निकल मेथड से हम वो यूज़ करते हैं, ठीक है। दीज कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट। और जो रिजर्व्स होता है वो हम किस लिए यूज़ करते हैं? फ्यूचर रिक्वायरमेंट को हम मतलब यूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हम ठीक है करते हैं। अब यहाँ पर दिया हुआ है रिवर वाटर कैन बी यूज्ड फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बट प्रेजेंटली इट इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड ओनली टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। देखो इसका मतलब क्या है, जो रिवर है ना, रिवर वाटर, वो उस रिवर वाटर यूज़ होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए, ठीक है। बस ये लिखा है यहाँ पर। थस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज़ अ रिजर्व। इसलिए जो वाटर रहता है डैम्स में, यहाँ पर डैम्स में वो कौन सा रहता है? रिजर्व वाटर रहता है। और फॉरेस्ट में भी कुछ कुछ थोड़ा सा पानी रहता होगा ना, जैसे कि कोई पॉन्ड हो गया फॉरेस्ट में, तो वो सब क्या रहता है? रिजर्व्स रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स। अब डेवलपमेंट कैसे होता है रिसोर्स का वो देखते हैं। लिखा हुआ है रिसोर्स आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। रिसोर्स एक इम्पॉर्टेंट मतलब चाहे वो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए, क्यों, किस लिए? टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इट वॉज बिलीव डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये मानते थे पहले के लोग कि जो नेचर है वो फ्री गिफ्ट है, मतलब हम मिला हुआ है रिसोर्स नेचर से। लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें मैंने बताया था, इसमें फर्स्ट पार्ट में बताया था, यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो डू यू थिंक इट रिसोर्स, तो ये नहीं है वैसे तो, लेकिन मानते थे पहले के लोग, ठीक है। अब यस, as a result human beings used them indiscriminately and this has led to the following major problems। इसलिए जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, ये रिसोर्स को ना बिल्कुल बिना रुके एकदम ऐसे ही मतलब यूज़ करते रहते थे, और ये जाके ये प्रॉब्लम बना दिया, ठीक है। इसको यूज़ बहुत मतलब रिसोर्स हमारा थोड़ा सा ही रहता है तो उसको हमें एफिशिएंटली यूज़ करना है ना, हमें बिल्कुल एकदम अंधाधुंध तो यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये मेजर प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिया। क्या क्या हो गया प्रॉब्लम? डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल। डिप्लीशन मतलब रिसोर्स कम होने लगा हमारा, और किस लिए? वो जो लालची बना रहता है ना इंडिविजुअल का, कुछ इंडिविजुअल का, उसके कारण वो जो रिसोर्स है हमारा मतलब कम होने लगा, ठीक है। अब सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स which in turn divided the society into two segments, that is haves and have nots or rich and poor। accumulation of resources मतलब जो रिसोर्स है वो किसी एक पर्सन के हैंड में चला गया तो उसको कैसे भी यूज़ करता है तो रिसोर्स ख़त्म ही हो गया उस समय, ठीक है, ऐसा बता रहा है इसमें। अब यहाँ पर लिखा हुआ है थर्ड पॉइंट है indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crises such as global warming, ozone layer depletion, environmental pollution and land degradation। और ये जो हम लोग बहुत अंधाधुंध यूज़ करते थे ना रिसोर्स को, उसके कारण क्या क्या हुआ देखो। एक तो हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो गया, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर बोलते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग वही हो गया। और ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, मतलब ओजोन लेयर कम होने लगा। हमारे जो अर्थ रहता है ना वो ओजोन लेयर से कवर रहता है, तो ओजोन लेयर से ना वो मतलब ओजोन लेयर ख़त्म होने लगा हमारा, ठीक है। जो छेद कुछ रहता है वैसे बोलते हैं, उसमें ओजोन लेयर रहता है तो क्या एकदम डायरेक्ट सनरेज आती है ना सन से, तो वो उसे मतलब कम कर देता है और वो कुछ कम रेज लाता है यहाँ पर, तो उस टाइप से वो ओजोन लेयर कम होने लगा, जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट लेयर है अर्थ में, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन।
और एनवायरनमेंट को पल्यूट करने लगा और लैंड को भी मतलब अनफर्टाइल बनाने लगा। ठीक है, अब दिया हुआ है an equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। अब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था ना रिसोर्स में, वो एसेंशियल बन गया टू सस्टेन, मतलब लाइफ रहे अर्थ पर और ग्लोबल पीस भी रहे। ठीक है, इफ़ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्स डिप्लीशन बाय अ फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यूज, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट इज़ इन डेंजर। अगर जो प्रेजेंट ट्रेंड है हमारे रिसोर्स में, अगर वो ऐसे ही इंडिविजुअल यूज़ करते रहे और तो कंट्रीज़ भी ऐसे यूज़ करते रहे, मतलब अंधाधुंध यूज़ करते रहे रिसोर्स को, तो जो हमारा अर्थ फ्यूचर रहेगा ना इस प्लैनेट में, फ्यूचर में जो जनरेशन आएंगे ना, वो हमारा डेंजर में रहेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? ओके, अब है यहाँ पर देयर फॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ असेंशियल फॉर सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स इन लाइफ। इसलिए रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, ताकि हमारे जो सारे फॉर्म्स रहते हैं ना लाइफ के, वो अच्छे से चलते रहे, कोई डेंजर में ना रहे, किसी को रिसोर्स की कमी ना हो, इस टाइप से। ठीक है, अब सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसका मतलब देखो, सस्टेनेबल एक्सिस्टेंस एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब यहाँ पर एक बॉक्स दिया हुआ है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। क्या दिया हुआ है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा हुआ है, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है ताकि जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आराम से चलते रहे, मतलब एनवायरनमेंट को डैमेज किए बिना। ठीक है, अब है एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कंप्राइजेज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और जो हमारे डेवलपमेंट है प्रेजेंट में, वो चलते रहे और कॉम्प्रोमाइज़ ना करे कि हमें हम फ्यूचर जनरेशन के साथ। ठीक है हाँ। अब है यहाँ पर रिसोर्स प्लानिंग, ये मैंने बताया और इसमें लिखा था ना यहाँ पर, रिसोर्स प्लानिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिसोर्स के लिए, ठीक ना। तो ये रिसोर्स प्लानिंग सही में एक बहुत इंपॉर्टेंट ही स्टेप है। क्या है इसमें? प्लानिंग इज़ द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजी फॉर जुडिशियस यूजेज ऑफ रिसोर्स। अब इसका मतलब क्या है? जो प्लानिंग है ना रिसोर्स प्लानिंग रहता है, ये एक वाइडली एक्सेप्टेड, इसको बहुत लोग एक्सेप्ट करे हैं, ये स्टेप है ना जो रिसोर्स प्लानिंग को, ये इसको बहुत लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी को इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया। ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है इंडिया में। ठीक है, कंट्री लाइक इंडिया में विच हैज़ ऑन इनॉर्मस डाइवर्सिटी इन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स, जहाँ पर इतना पॉपुलेशन है उस कंट्री में। ठीक है, there are regions which are rich in certain types of resource but deficient in some other resource। यहाँ बहुत सारे रीजन हैं जो कि बहुत सारे रिसोर्स में रिच हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये सारे जो बहुत सारे हैं ना, वो रिच हैं, बहुत सारे ऐसे कि रिसोर्स में। अब यहाँ पर पढ़ोगे आप। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है देयर आर सम रीजन्स विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी ऑफ रिसोर्स। और कुछ रीजन जो कि कंसिडर करते हैं सेल्फ सफिशिएंट, वो खुद ही अपने सफिशिएंट है, किसके टर्म्स में? इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमारे देश में कुछ रीजन ऐसे हैं जो अपने से ही सेल्फ सफिशिएंट है और किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में सेल्फ सफिशिएंट है रिसोर्स के लिए। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जाम्पल द स्टेट्स ऑफ झारखंड में, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश आर रिच इन मिनरल्स एंड कोल डिपॉजिट। देखो तो स्टेट है ना झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ये खुद ही में सेल्फ सफिशिएंट है। ठीक है, द मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में। अब है अरुणाचल प्रदेश हैज़ अबंडेंस ऑफ वाटर रिसोर्स बट लैक्स इन इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का मतलब होता है आधारभूत संरचना। ठीक है, एक जो अरुणाचल प्रदेश है ना, वो एक अबंडेंस ऑफ वाटर का ही रिसोर्स है वो खुद में। ठीक है, जो किसको लैक करता है? आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट को। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। द डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान इज़ वेरी वेल एंडोड विद सोलार एंड विंड एनर्जी बट लैक्स इन वाटर रिसोर्स। अब जो राजस्थान है ना, वो थोड़ा सा मतलब पीछे हो गया, वो सोलार एंड विंड एनर्जी को मतलब उनके पास नहीं है उसका ज़्यादा राजस्थान के पास, लेकिन वो वाटर रिसोर्स है उसके पास, मतलब है वाटर रिसोर्स नहीं है, मतलब ठीक है, वो थोड़ा सा पीछे होगा, वाटर रिसोर्स नहीं है उसके पास, सोलर एनर्जी नहीं है उसके पास, विंड एनर्जी नहीं है उसके पास, तो वो खुद से मतलब बनाता है, मतलब वो उसको करना पड़ता है फिर से। ठीक है, देखो ये जो पैराग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, इसमें पूरा लिखा हुआ है कौन कौन से स्टेट के पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं। ठीक है ना, तो पढ़ सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द कोल्डेस्ट डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज़ रिलेटिवली आइसोलेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द कंट्री। जो कोल्ड डेजर्ट रहता है ना लद्दाख में, वो वो पूरा आइसोलेटेड रहता है सारे कंट्री से। इट हैज़ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज बट इट इज़ डेफिशिएंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वाइटल केमिकल्स। वो भले ही कम है, मतलब आइसोलेटेड है बाकी सब कंट्री से, लेकिन वो किस में रिच है? कल्चरल हेरिटेज में रिच है, लेकिन उसके पास वाटर की भी कमी है। ठीक है, और सम वाइटल मिनरल्स की भी कमी है। दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल एंड लोकल लेवल्स। और ये क्या कॉल करता है? बैलेंस रिसोर्स को प्लान करने के लिए नेशनल, स्टेट और लोकल लेवल्स में ये बैलेंस करता है लद्दाख। सो आई होप मैंने जो पढ़ाया है आज आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया को पार्ट 4 में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।